नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। रक्षा, विज्ञान, तकनीक और व्यापार समेत विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएंगे भारत और पुर्तगाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के बीच द्विपक्षीय बैठक में बनी सहमति। विविध आयामों को मजबूत करने के लिए व्यापक रोड मैप पर हुई चर्चा। देहरादून में पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन का सफल समापन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन में हुई चर्चा को संसदीय कामकाज को बेहतर बनाने के लिए बताया महत्वपूर्ण। कहा, लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में विधायिका की अहम भूमिका। बजट के संबंध में बजट पूर्व परामर्श से जुड़ी बैठकों का दौर जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ट्रेड यूनियनों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। श्रम से जुड़ी चिंताओं और रोजगार की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। निर्भया मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत। नाबालिग बताने वाली याचिका खारिज की। वकील पर 25,000 रुपए का लगाया जुर्माना। बार काउंसिल को कार्रवाई करने को कहा। झारखंड विधानसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए मतदान कल। संथाल परगना डिवीजन की 16 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। 237 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 23 दिसंबर को आएंगे नतीजे। भारत की 2 दिन की यात्रा पर आए पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने आज दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाने, वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने को लेकर चर्चा हुई। भारत और पुर्तगाल के बीच रक्षा, विज्ञान, तकनीक और कारोबार समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के बीच गुरुवार को हुई मुलाकात के दौरान इस बारे में सहमति बनी। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों के विविध आयामों को मजबूत करने के लिए व्यापक रोड मैप पर चर्चा की। Prime Minister thanked him first to be associated with this important occasion for us, for all of us. Among the issues, the trade and investment, I think, was discussed, and especially in the context of Make in India, Prime Minister did mention to Prime Minister Costa the opportunities which are available in India in different sectors, and he urged the Portuguese companies that they should make use of the opportunities available in India, including cheap labor, to come and invest in India. पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा के माता-पिता भारतीय मूल के ही थे और पुर्तगाल में हुए चुनाव में पुनः निर्वाचित होने के बाद एंटोनियो कोस्टा की यूरोप के बाद दुनिया के किसी अन्य देश की ये पहली यात्रा है। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए हैं। There was no agreement. It's a working visit. It was not a full bilateral visit. The purpose of the visit was to attend the organizing committee meeting to celebrate, the birth anniversary of Mahatma Gandhi. भारत और पुर्तगाल के बीच दोस्ती काफी मजबूत है। पुर्तगाल भारत को बहुलवादी लोकतंत्र और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में देखता है। इसके अलावा पुर्तगाल यह भी मानता है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है जिसके साथ उसके घनिष्ठ ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भारत और पुर्तगाल के बीच 2018-19 में 87 करोड़ 60 लाख डॉलर का व्यापार हुआ था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ को जन आंदोलन में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की। राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक में राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत जैसी पहल के लिए व्यक्तिगत तौर पर नेतृत्व किया और महात्मा गांधी की शिक्षाओं का प्रसार किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा संकलित ई-पुस्तक को लॉन्च किया और इसकी एक प्रति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट की।
कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विख्यात गांधीवादियों के साथ राष्ट्रीय समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया आज महात्मा गांधी को जानने और स्वीकार करने के लिए तैयार है। ऐसे में ये भारत की जिम्मेदारी बनती है कि वो दुनिया को महात्मा की प्रासंगिकता और उनके विजन की याद दिलाता रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि गांधी जी की 150वीं जयंती केवल एक वर्ष का कार्यक्रम नहीं है। सभी नागरिकों को अपने जीवन में गांधीवादी विचार और दृष्टि को आत्मसात करने की जरूरत है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को भारत के साथ साथ पुर्तगाल में भी इस स्मरणीय गतिविधियों के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल की वर्षगांठ के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विभिन्न मौकों पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों का मानवीय चेहरा लोगों को जोड़ने का काम करता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सशस्त्र सीमा बल के जवानों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जब भी भारत की एकता और अखंडता का इतिहास लिखा जाएगा, सशस्त्र सीमा बल का नाम स्वर्ण अक्षरों में शामिल होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को सशस्त्र सीमा बल की 56वीं सालगिरह के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ऐसी व्यवस्था करने का प्रयास कर रही है जिससे सीमा पर तैनात हर एक जवान साल में कम से कम 100 दिन परिवार के साथ बिता सके। गृह मंत्रालय ने ढेर सारी सुविधाएं बढ़ाने का भी काम किया है। कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 57 से बढ़ाकर 60 कर दिया और लगभग 78,143 कर्मियों को इससे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गृह मंत्रालय ये सुनिश्चित करने में लगा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 1-1.5 साल की अवधि में हम ये स्थिति ला देंगे कि सीमा सुरक्षा बल का हर एक जवान जो सीमा पर सीमा की सुरक्षा करता है वो कम से कम 100 दिन अपने परिवार के साथ रह सके। कार्यक्रम में गृह मंत्री ने ये भी कहा कि चुनाव लोकतंत्र का महोत्सव है और देश में शांतिपूर्ण मतदान कराने में सशस्त्र सीमा बल के जवानों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी हो या उग्रवाद, सभी को रोकने में सशस्त्र सीमा बल के जवान हमेशा निष्ठा के साथ अपना फर्ज निभाते हैं। भारत नेपाल और भारत भूटान की लगभग 2450 किलोमीटर की खुली सीमा का रक्षा का जिम्मा एसएसबी के ऊपर है। वैसे तो ये दोनों राष्ट्र हमारे मित्र राष्ट्र हैं, कोई और प्रकार के खतरे नहीं है, मगर आज जिस प्रकार का आवागमन विश्व के अंदर सरल हुआ है, विश्व दूरी की दृष्टि से छोटा हुआ है, तो ये सीमाओं का उपयोग भी काफी लोग, काफी देश जो भारत के अंदर शांति देखना नहीं चाहते वो करते हैं और वहां से भी अंदर आने का प्रयास हो रहा है। अमित शाह ने कहा कि सीमा सुरक्षा बल ने विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हुए नागरिकों को एक इकाई के रूप में जोड़ने का काम किया है। साथ ही ये भी कहा कि देश के 130 करोड़ लोग शांति से सो रहे हैं क्योंकि सीमा की रक्षा में लगे सुरक्षा बल -37 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस तक प्रतिकूल वातावरण में देश की सेवा में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कई अहम फैसलों के साथ आज देहरादून में भारत के विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन का समापन हो गया। सम्मेलन में उठे कुछ अहम बिंदुओं और 3 समितियों की रिपोर्ट पर आगे चर्चा और फैसला लखनऊ में जनवरी में सीपीए की बैठक में होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ये माना कि सम्मेलन में हुए विचार विमर्श से लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का सामना करने और संसदीय विधायी कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। सम्मेलन में विधायी निकायों के 27 पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया। देहरादून में पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन का गुरुवार को समापन हो गया। उत्तराखंड विधानसभा की मेजबानी में हुए इस सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई, साथ ही कई सुझाव भी सामने आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा
कि सम्मेलन में संसदीय कामकाज और उसके समझ पेश होने वाली चुनौतियों पर चर्चा से कामकाज को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। हमने लोकतंत्र के समक्ष उपस्थित चुनौतियों का कैसे सामना किया जा सकता है और कैसे संसदीय विधायी कामकाज को हम बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए हमने चर्चा की। दो विषय महत्वपूर्ण थे, लेकिन शून्यकाल हर सदन में होता है। हमारे सम्मेलन में भी शून्यकाल में भी व्यापक चर्चा हुई। सभी पीठासीन अधिकारियों का मत था कि हम अपनी अपनी विधानसभाओं में इस शून्यकाल को प्रभावी बनाएं, ताकि अधिकाधिक माननीय सदस्यों को अपनी बात कहने का अवसर मिले। समापन समारोह के मौके पर उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने में विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। संघीय ढांचे को मजबूत करने में हमारे देश की विधायिकाओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज इस सम्मेलन में देश भर की विधायिकाओं के पीठासीन अधिकारी उपस्थित हैं। पीठासीन अधिकारी सदन में नियम, शक्ति और विशेषाधिकार के मुख्य संरक्षक होते हैं। सदन के संचालन में भी उच्च संसदीय परंपराओं को आगे बढ़ाना और नए मापदंड स्थापित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको संविधान ने दी है। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इस मौके पर कहा कि सीमित संसाधनों में देवभूमि में पीठासीन अधिकारियों का सफलतापूर्वक सम्मेलन बहुत ही उत्साहजनक रहा। ये परम सौभाग्य की बात है कि आप जैसे महानुभाव के आगमन से हमारा पूरा प्रदेश गौरवान्वित हुआ है। अपने सीमित संसाधनों से उत्तराखंड विधानसभा ने प्रयास किया है कि अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वहन किया जाए। इसके साथ ही उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन, यहाँ के वेशभूषा, यहाँ की लोक संस्कृति से आप सभी महानुभावों को रूबरू कराया जाए। पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में राज्यों की विधानसभाओं और संसदीय कामकाज की परंपरा को आगे बढ़ाने में निश्चय ही मदद मिलेगी। भारत के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में देहरादून में कई अहम फैसले लिए गए हैं। 10वीं अनुसूची से लेकर के शून्यकाल और तमाम अधिक प्रासंगिक मामलों को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, इन सारे मसलों को लेकर पीठासीन अधिकारियों ने जो फैसले लिए हैं, उन पर लखनऊ के सम्मेलन में काफ़ी महत्वपूर्ण रिव्यू भी होने जा रहा है। कैमरामैन प्रशांतों के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, देहरादून। देहरादून में 2 दिन तक चले पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में कई सुझाव आए। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश का मानना है कि सम्मेलन में संसदीय व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों को समझने का बेहतर अवसर मिला। तो वहीं राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने संसद की कार्यवाही से हटाए जाने वाले शब्दों को लेकर कई सुझाव दिए। स्वागत करती हूँ। विधायी निकायों के पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कई अहम सुझाव दिए। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में उपसभापति ने कहा कि ऐसे सम्मेलन से संसदीय व्यवस्था से जुड़े अहम मुद्दों और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करने का मौका मिलता है, जिससे देश के लोकतंत्र को और मजबूत बनाने में विधायिका की अहम भूमिका को एक दिशा मिलती है। जो देश के मौजूदा हालात और देश के भविष्य के लिए जहां नीतियां बनती हैं, कानून बनते हैं, जहां सरकार के बजट पर सरकार के माध्यम से कामकाज पर नियंत्रण रखने की कोशिश होती है, और भारत के लोगों के सपनों को, भारत के लोगों की आकांक्षाओं को या तो राज्य में ये पार्लियामेंट्री फोरम्स या केंद्र में हमारी संसद, यही आवाज मिलता है ना। तो अंततः आप देखेंगे कि 70 वर्षों में हमने अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बहुत मजबूत बनाया, पर साथ साथ चैलेंजेस भी बड़े सीरियस ढंग से रहे। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि मैं 2014 में राज्यसभा का सदस्य बनकर आया, पर पिछले 2 सत्रों से, हमारा 250वां यह सत्र था, उसके पहले 249, इसमें जो कामकाज की प्रगति और उल्लेखनीय इसमें जो बदलाव हुआ है,
14%, 15% काम होना, इस ढंग से आप देखें, और प्रश्नकाल अच्छी तरह चलना, शून्यकाल अच्छी तरह चलना, इस तरह से जो स्पेशल मेंशंस हैं उनमें सारी चीजों का उठना, यानी हाउस का बेहतर ढंग से फंक्शनल होना। सम्मेलन में राज्यसभा के महासचिव देश दीपक वर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि बदलते दौर में संसद की कार्यवाही से हटाए जाने वाले शब्दों को लेकर ये सोचना होगा कि उनकी भाषा सरल की जाए ताकि प्रजातंत्र की मूल भावना बनी रहे। जो शब्द या जो वाक्य हाउस की डिबेट के दौरान लोगों के द्वारा प्रयोग किए गए हैं, अगर उसमें कोई कठोर शब्द है जिसको हम अनपार्लियामेंट्री कहते हैं, अगर कठोर शब्द है तो हम उस कठोर शब्द की जगह पे कोई सरल शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। वैकल्पिक शब्दावली, हल्की शब्दावली इस्तेमाल कर सकते हैं और एक एस्टेरिस्क लगा करके नीचे कह सकते हैं कि हमने इसको सोबर डाउन कर दिया है, हमने इसको एक भाषा इसकी सरल कर दी है। 2 दिन तक चले पीठासीन अधिकारियों के 79वें सम्मेलन में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। 2020-21 के बजट के संबंध में बजट पूर्व परामर्श से जुड़ी बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज विभिन्न व्यापार संघों और श्रम संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान कारोबारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रम और रोजगार से जुड़े मुद्दों के संबंध में अपने विचार और सुझाव साझा किए। बैठक में वर्तमान श्रम बल के कौशल विकास, नया हुनर सिखाने और अतिरिक्त हुनर देने के बारे में भी चर्चा की गई। इसके अलावा नौकरियों के सृजन की गुणवत्ता और कामगारों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के बारे में भी बातचीत की गई। केंद्रीय वित्त और कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में राजधानी में हो रहे प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने कहा कि दिल्ली में कुछ ही इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। दिल्ली के लोगों से शांति की अपील करते हुए पीआरओ मनदीप रंधावा ने कहा कि दिल्ली के लोग अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। इसी तरह शांति बनाए रखें और कोई भी अगर र्यूमर आता है तो आप प्लीज उसको वेरीफाई कर लें, क्योंकि अभी पुराने र्यूमर्स मैं पहले भी शेयर कर चुका था। अभी भी एक सीलमपुर का र्यूमर था जिसमें एक जो प्रोटेस्टर्स है कोई चीज फेंक रहा है, उसके बाद में हाथ में बर्न इंजरी हो जाती है, उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उसको भी अरेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है कि प्रोटेस्टर्स जो है कई जगह पे वायलेंट हो रहे हैं और पुलिस पे अटैक्स कर रहे हैं, और वो क्लिपिंग भी आपके पास मीडिया में अवेलेबल है। तो आपके माध्यम से फिर मैं दिल्ली वासियों को यही अपील करना चाहूँगा कि शांति बनाए रखें, दिल्ली पुलिस का सहयोग करें, किसी बहकावे में मत आएं, और दिल्ली पुलिस फुली प्रिपेयर्ड है। हम फुली प्रिपेयर्ड हैं शांति बनाए रखने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि अराजक और असामाजिक तत्वों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचकर शांति बनाए रखने की अपील की है। नागरिकता कानून के विरोध के नाम पर हिंसा, इस सरासर उपद्रवी और अराजक तत्वों के द्वारा विपक्षी दलों, कांग्रेस समेत अन्य सभी विपक्षी दलों के संरक्षण में की गई एक शरारत है। और उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में और संभल में जिस प्रकार से वाहनों में आग लगा करके आगजनी करने का प्रयास हुआ है, व्यापक रूप से वहाँ पर तोड़फोड़ करने का प्रयास हुआ, इस प्रकार की उपद्रवी गतिविधियों को कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर हो रहे विरोध के बीच राजधानी दिल्ली स्थित राजघाट में आज इस कानून के समर्थन में धरना दिया गया। ये धरना दिया भारत में आए शरणार्थियों के समूह ने। शरणार्थियों का कहना है कि ये विरोध उन राजनीतिक दलों के रवैये के खिलाफ है जो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं।
हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे ये वो लोग हैं जो नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन कर रहे हैं। बांग्लादेश और अन्य देशों से आए हिंदू शरणार्थियों ने नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में राजधानी दिल्ली में राजघाट पर धरना दिया। धरने में शामिल इन सभी लोगों का दर्द एक सा है। इन शरणार्थियों के मुताबिक भारत आने से पहले इन्हें कई मर्तबा अमानवीय प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। लाचारी और बेबसी के जीवन में इन पर हमेशा धर्म बदलने का दबाव और जान का खतरा बना रहता था। वहाँ पे बहुत अत्याचार होने लग गए थे। अब माँ बाप मर गए अत्याचार सह के। अब हम कब तक अत्याचार सहेंगे। लड़कियों को उठा के ले जाते हैं, उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है, इज्जत लूटी जाती है। यहाँ पे कुछ थोड़ा करते ही यहाँ पे फांसी लग जाती है। मोदी हमारे को नागरिकता देना चाहता है तो हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारे लिए जैसे मोदी ने भगवान का रूप है और जन्म लिया है हमारे लिए। ऐसा ही दर्द दिलीप का भी है। पाकिस्तान के जुल्म सितम सहने के बाद दिलीप भारत में सम्मान का जीवन जीने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो हमारी बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं थी। छोटी छोटी बच्चों को उठा लेते थे, जो पैसे वाला होता था उसको अगवा कर लेते थे। वहाँ पर जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता था। हमें पानी के लिए, पीने के लिए बर्तन भी अपने अलग लेके जाने पड़ते थे। वहाँ पर हमें काफर कहा जाता था। हमारी जब बेटियों को उठा के ले जाते थे तो हमारा सब कुछ तो लुट जाता था वहाँ पर। इसलिए बहन बेटियों को इज्जत बचाकर यहाँ इंडिया में आए और आज ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो हमें सम्मान दिया, इसका तिल दे हम स्वागत करते हैं। अफगानिस्तान से आए सिखों का दुख भी कुछ कम नहीं है। इन्होंने भी बंदूकों और बम के साए में जिंदगी गुजारी है, लेकिन अब ये भारत में बेखौफ जीना चाहते हैं। 1992 में मुजाहिदीन आ गए काबुल में, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो कहते थे आप हिंदू सिख जो काबुल में रहते हो, ओरिजिनली यू आर इंडियन, तो आप या भी कन्वर्ट हो जाओ इस्लाम में या ये देश छोड़ के चले जाओ। तो हमें, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे रोड पे, जगह पे, हर जगह पे घूम नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल में थे। तो हमें इस कारण मजबूरन होकर हम उस देश छोड़ के अपने इंडिया आ गए। इन लोगों का धरना उन राजनीतिक दलों के रवैये के खिलाफ है जो नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हजारों की संख्या में शरणार्थियों ने राजघाट पर इकट्ठा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और नागरिकता संशोधन अधिनियम का समर्थन किया और साथ ही एक अपील भी की कि इस बिल पर, इस कानून पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उस पर ध्यान ना दिया जाए, क्योंकि ये किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों का हनन नहीं करता है। कैमरामैन निहाल के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसक झड़प के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। हाई कोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई रोकने और गिरफ्तार छात्रों को अंतरिम सुरक्षा देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने मामले में किसी भी अंतरिम निर्देश को पारित करने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 4 फरवरी को होगी। जामिया हिंसा मामले में दायर जनहित याचिकाओं में मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित करने की मांग की गई है। कोर्ट ने इन्हीं जनहित याचिकाओं पर केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले में दोषी पवन कुमार गुप्ता को राहत देने से इनकार करते हुए उसकी याचिका रद्द कर दी। पवन कुमार गुप्ता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपराध के वक्त खुद को नाबालिग घोषित करने का अनुरोध किया था। साथ ही उसके खिलाफ मामले को किशोर न्यायालय में चलाने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने पवन कुमार गुप्ता की याचिका खारिज करने के साथ साथ दोषी के वकील पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी की आयु के संबंध में फर्जी हलफनामा दाखिल करने के लिए दिल्ली बार काउंसिल से वकील AP सिंह के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया मामले में एक अन्य दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान महात्मा गांधी के अहिंसक विरोध प्रदर्शन करने के तरीके को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उन्होंने महात्मा से मोदी तक भारत का विचार
शीर्षक पर एक व्याख्यान में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेते हुए ये बात कही। थावरचंद गहलोत ने कहा कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने विदेश में कानून का अध्ययन किया और भारत लौटने के बाद उन्होंने इसे अपने पेशे के रूप में नहीं अपनाया और ना ही कहीं और रोजगार लिया। इसके बजाय उन्होंने खुद की या अपने परिवार की चिंता किए बगैर देश की आजादी के लिए खुद को कुर्बान किया। व्याख्यान का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किया था, जिसमें कई मशहूर हस्तियों ने हिस्सा लिया। अगर ये सोच सबके सामने जाएगी तो निश्चित रूप से आज का जो परिदृश्य हम देखते हैं, अपने आप को अंबेडकर जी का अनुयायी बताने के बाद भी अपने आप को महात्मा गांधी का अनुयायी बताने वाले हिंसा में विश्वास करने लग गए, जबकि न तो महात्मा गांधी हिंसा में विश्वास करते थे न अंबेडकर जी। झारखंड विधानसभा के 5वें और अंतिम चरण के लिए कल होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 5वें चरण में 6 जिलों की 16 सीटों पर कुल 237 प्रत्याशियों की किस्मत तय होनी है, जिनमें 29 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। इसमें जरमुंडी सीट पर सबसे ज्यादा 26 प्रत्याशी हैं, जबकि पौड़ियाहाट सीट पर सबसे कम 8 प्रत्याशी मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती 23 दिसंबर को होगी। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन को लेकर खास पेशकश की। पूरे विश्व में जलवायु में बदलाव हो रहा है और जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बीमारियां भी अपनी भौगोलिक सीमाएं बदल रही हैं। जो बीमारियां पहले दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में देखने को मिलती थीं, वो बीमारियां अब ऊंचे स्थानों पर भी हो रही हैं। इसका सीधा प्रभाव गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों पर पड़ रहा है। रिसर्च के मुताबिक तापमान में परिवर्तन की वजह से फसलों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। फसलों को विकसित होने के लिए अब कम पानी की आवश्यकता होती है, यानी फसलें मिट्टी से कम सूक्ष्म पोषक तत्व ले पा रही हैं। शोध में ये पाया गया कि चावल में विटामिन बी की मात्रा में 30% तक की कमी आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।